तो दोस्तों आज हो गया 2 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर कानूनी है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। हाल ही में उनकी हिरासत में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। डॉक्टर कफील खान ने जेल से पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखा था और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग भी की थी। उन्होंने सरकार के लिए एक रोड मैप भी जारी किया था। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को एक और झटका लगा है। मंगलवार को आरजेडी के एक और विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आरजेडी के तिगरा विधायक वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को जेडीयू की सदस्यता ली। तिगरा विधानसभा सीट बेगूसराय जिले के तहत है। आपको बता दें कि मंगलवार को जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने पटना में वीरेंद्र कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इसके बाद जेडीयू की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अगर हम दरवाजे पूरी तरह खोल दें तो पूरा आरजेडी ही खाली हो जाएगा। आरजेडी में परिवार के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार विकास पुरुष है। शायद ही कोई नीतीश कुमार के परिवार के बाकी लोगों के बारे में जानता होगा। आपको बता दें कि लालू यादव के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 7 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हालांकि आरजेडी ने भी जेडीयू को एक बड़ा धक्का दिया था। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक जेडीयू से अलग होकर आरजेडी में आए थे। आज की तीसरी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र मिटाओ मिशन पर पूरी तरह से लग गई है। असहमति और विरोध के हर स्वर को कुचलने की उसने ठान ली है। एक और वो नीट जेईई की परीक्षा कराकर लाखों छात्रों की जिंदगी दांव पर लगा रही है, तो दूसरी ओर भूमि विकास बैंक के चुनाव में लोकतंत्र का माहौल उड़ाने में उसे जरा भी लोकलाज नहीं है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकार ने धोखाधड़ी से ही अपने 3.5 साल काट लिए हैं। नौजवानों की ज़िंदगी को अंधेरे में ढकेलने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। उनके रोजगार देने का झांसा दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान नीट जेईई की परीक्षा कराकर उन्हें संक्रमण का शिकार बनने को छोड़ा जा रहा है, जबकि क्लेट की परीक्षा टाल दी गई है। लखनऊ और प्रयागराज में जब समाजवादी नौजवानों ने इसका विरोध किया, इस पर आवाज़ उठाई, तो उन पर भाजपा की राज्य सरकार ने लाठियां बरसाई। जनता सब जानती है और वो 2022 में भाजपाई बुलेट का जवाब बैलेट से देने का मन बना चुकी है। आज की चौथी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद शुरू हो गए हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली सूची करीब तय हो गई है। इसमें 15 सीटों पर सिंगल नाम, 5 सीटों पर 2 नाम और 7 सीटों पर 3 नाम आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इन नामों की सूची एआईसीसी को भेजेंगे, जहां से प्रत्याशियों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस में टिकटों को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रत्याशियों के चुनाव के लिए 3 बार सर्वे कराया है। इसी आधार पर प्रत्याशियों के नामों की सूची एआईसीसी को भेजी जा रही है। इस पर आधिकारिक सूची पर अभी विचार किया जाएगा। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक रही है। इस क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव में 18 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने अब तक 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पटना में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे पहले 10 जून को पार्टी ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की मंगलवार को घोषणा असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने की, उसमें कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छतरपुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, पीरू और मनिहारी शामिल है। अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा नीतीश कुमार सरकार पर विकास विरोधी बताया और कहा कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आगामी बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है। ये IMIM बिहार ने प्रेस के माध्यम से प्रदेश कार्यालय किशनगंज से दिनांक 11/6/2020 को बिहार के 22 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों की प्रथम सूची जारी कर दी है। आज हम आपके माध्यम से 18 चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में संगठन विस्तार और सर्वे का काम जारी है। शीघ्र ही तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। बंधुगण, आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी ने बीजेपी JDU की साझा सरकार के खिलाफ समान विचारधारा की पार्टियों को एक गठबंधन बनाने की पूरी पहल करती रही है, परंतु NDA के विरुद्ध बिहार की बड़ी पार्टियों के द्वारा बने गठबंधन में हमें शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ताहम इस संबंध में किसी निश्चित निर्णय के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। समय आ गया है कि बीजेपी JDU की सांप्रदायिक और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता को जागरूक और संगठित किया जाए। अब ये NDA विरोधी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो बिहार की जनता के समक्ष अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करें। विगत 15 वर्षों में JDU बीजेपी की सरकार ने बिहार को रासातल में पहुंचा दिया है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधि व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से राजस्व की बड़ी उगाही के बावजूद बिहार विकास की जगह विनाश से दो चार है। कुछ चिन्हित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा बिहार विनाश के घटाटोप अंधेरे में डूबा पड़ा है। नीतीश कुमार के खोखले विकास के दावों का पोल तब खुला जब कोरोना महामारी में लाखों गरीब मजदूर पलायन कर बिहार वापस आए और सरकार ने रोजगार का वादा किया, परंतु आज वही लाखों गरीब मजदूर अपने राज्य में रोजगार से महरूम होकर वापस जा रहे हैं, जहां आज भी कोरोना महामारी का खतरा मौजूद है। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ किसानों की हालत दयनीय हो गई है। उत्तरी बिहार, विशेषकर सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों, विस्थापितों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। न्याय के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार अक़लियतों और दलितों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी कर रही है। विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय नीतीश कुमार RSS के एजेंडे के अनुसार 3 तलाक, NRC, NPR, मॉब लिंचिंग, उर्दू भाषा को शिक्षा से अनदेखी करने का अमल करते रहे, जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गहरी नाराजगी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का सपना दिखाकर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का बार बार वोट लिया है, जबकि केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा न दिलवा पाना बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए से देगी। जिन क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है वह है कोचाधामन, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छतरपुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा शहरी क्षेत्र, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, पीरू, मनिहारी। हम लोगों ने 32 सीटों की सूची पहले जारी की है। ये 18 सीटों की सूची आज जारी कर रहे हैं। इस तरह हमारी पार्टी ने 50 सीटों की सूची अब तक जारी कर दी है और ये हम आपके माध्यम से ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंचाना है। 1857 में हमारे लोग आज़ादी के लिए लड़े थे, तो हम उसे आज़ादी की तहरीक कहते हैं, अंग्रेज उसे बगावत कहते हैं, है ना। तो ये शब्द वो इस्तेमाल अपने मन के मुताबिक करते हैं। हम बिहार की जनता को न्याय और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ इन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। और शुरू में ये सभी पर आरोप लगते हैं, जब भी कोई नई पार्टी बनी है उन पर ये आरोप लगा है। ये कोई नया आरोप नहीं है।
ये वो पार्टियां ज़्यादा आरोप लगा रही हैं जिन्होंने दलितों को, अभियोगों को अपना वोट बैंक बनाकर रखा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। जब उस आबादी से आज इंसाफ की बात उठती है तो वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पांव तले जमीन खिसक रही है, इसलिए इस पर आरोप लगाया जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि आसाम में पिछले दिनों में कांग्रेस की AUDF पर जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है यही आरोप लगा रही थी, बल्कि कह रही थी कि भाजपा फर्स्ट एनिमी हमारी AUDF है। लेकिन आज उसी AUDF बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस जाने पर मजबूर है। तो ये लोग पहले दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस समुदाय की लीडरशिप उठ जाती है तो फिर नाक के बल उसके दरवाजे पर हाजिर